हेलो एवरीवन। तो आज पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं उसी को हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो आप लोग मिला लें और देखें कितना आप लोग का सही हो रहा है। पूरा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन लगभग मिल गए हैं, तो आप लोग मिला सकते हैं इसको। तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा कि शुरू में फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री या मैथ का क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप लोग को क्वेश्चन 1 से। बस आप लोग देखते चलेंगे, आंसर मिलाते चलेंगे। यदि आपको याद है आंसर तो आप लोग मिलाते चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो दिया नहीं जाता है, तो स्मृति आधारित है। ठीक है, तो पहला नंबर आप लोग का क्वेश्चन था कि एक सी आर परिपथ का कलांक क्या होता है। ठीक है, सी आर परिपथ का कलांक क्या होता है, तो इसमें या तो आप लोग को प्लस आर सी दिखा होगा या आर वाई सी दिखा होगा। तो दोनों में से जो आप लोग को दिखा होगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है एक कुंडली में फेरों की संख्या यदि एन है तो प्रेरकत्व का मान किसके समानुपाती होता है। तो ये किसके समानुपाती होता है, तो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद है कि टेस्ला किसका मात्रक है। तो टेस्ला हम लोग किसका मात्रक बोलते हैं, तो टेस्ला जो मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। यह बायोगैस का उत्पाद है, तो ये बायोगैस का किसका उत्पाद है, तो ये मीथेन है। ठीक है, सौर स्थिरांक है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, बस लिखा हुआ क्वेश्चन में था कि सौर स्थिरांक है। तो आप लोग वहाँ पे देखे होंगे कि किस टाइप का ये क्वेश्चन था सौर स्थिरांक के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है कि पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को हम लोग सौर स्थिरांक बोलते हैं। और सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो आप लोग जानिए जीवाश्म ईंधन किसको बोलते हैं। जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम उत्पाद होता है, कोयला होता है, प्राकृतिक गैस जो भी होते हैं ये सब जीवाश्म ईंधन है। तो ये सब को छोड़ करके जो दिया हुआ होगा वो जीवाश्म ईंधन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद करा हानिकारक यौगिक है। तो ये आप लोग वहाँ पे ऑप्शन में देखे होंगे कि ऑप्शन के अनुसार इसको आप लोग छाट सकते हैं कि कौन हानिकारक यौगिक है वहाँ पर। फिर करा एक झील में कौन सा क्षेत्र न्यूनतम प्रकाश प्राप्त करता है। तो ये भी आप वहाँ पे ऑप्शन देख कर के टिक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता है। फिर करा है कि यूवीसी की पारस नैनोमीटर में अल्ट्रा वायलेट का जो पारस होता है नैनोमीटर में कितना होता है, तो 200 से 280 नैनोमीटर के बीच में होता है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत देख लें, सौर ऊर्जा है, बहता पानी है, पवन है, हाइड्रोजन है, भूतापीय, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है जो उसमें ऑप्शन में होगा आप लोग टिक किए होंगे। कह रहा है किस एक कैलोरी का मान न्यूनतम होता है। तो ये भी ऑप्शन से ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है और किसका कैलोरी मान कितना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। तो 746 वाट होता है। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है। तो ये भी आप लोग को वहां पर ऑप्शन के अनुसार ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है और किसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है। अगला करा है एक लंबा सीधा तार है जो 12 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उसे किस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा 8 × 10⁻² मीटर आंसर हो जाएगा। यदि आप लोग टिक किए होंगे तो ये आंसर सही है। ये बना हुआ भी यहाँ पे है, आप लोग देख ले सकते हैं इसको, है ना। ये इसका फार्मूला होता है और इसी पे ये बैठा करके बनाया गया है। अगला है कि विद्युत शक्ति नहीं है। तो विद्युत शक्ति का फार्मूला P बराबर VI होता है ना, आप लोग को पता है। तो VI होता है और V के जगह पे यदि हम लोग I बराबर फिर QT होता है तो V ये हो गया। और फिर यदि V बराबर हम लोग करते हैं IR तो ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में यदि दिया हुआ होगा तो ये नहीं होगा, बाकी ये तीनों फार्मूला होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं केमिस्ट्री में। ये था फिजिक्स का क्वेश्चन। अब हम लोग केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री में करा है कि डाईमेथिल एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। तो डाईमेथिल एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम होता है 2-ब्यूटाडाइन होता है। ठीक है, उदासीन ऑक्साइड कौन कौन है। तो उदासीन ऑक्साइड के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन में शायद आप लोग को SO2 CO2 SO3 दिया हुआ था। तो उदासीन ऑक्साइड कौन कौन होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो जो आप लोग को ऑप्शन में दिखा होगा वो आंसर होगा। कार्बनिक अम्ल किसको बोलते हैं। तो कार्बनिक अम्ल का सूत्र होता है H2CO3। तो ये आंसर हो जाता है आप लोग का। फिर कह रहा था कि एक
किस एक में सहसंयोजक द्विबंध है, डबल बॉन्ड है? तो ये आप लोग को ऑप्शन में दिखा होगा। तो डबल बॉन्ड जिसमें होगा 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा और सहसंयोजक यौगिक बनाएगा। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, छांट सकते हैं। फिर कह रहा है कि गन मेटल का मुख्य अवयव कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि गन मेटल का मुख्य घटक कौन सा है। तो गन मेटल मिश्रण होता है कॉपर, जिंक और टीन का होता है, जिसमें कॉपर 90%, जिंक 2% और टीन 8% होता है। तो मुख्य घटक यदि पूछा है तो कॉपर आंसर हो जाएगा। धोवन सोडा को वायु में, शायद क्या था, नहीं इतना ही लिखा हुआ था। तो धोवन सोडा को यदि आप लोग हवा में खुला छोड़ देंगे तो रवाकरण के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना लेता है और ये उत्फुल्लन कहलाता है, जो यहाँ पे रिएक्शन आप लोग को दिख रहा है। लिथोफोन का समान सूत्र क्या होता है। तो ये बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड होता है, ये ध्यान रखना है। इथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या है। तो इथेनॉल का आप लोग को पता है कि C2H5OH होता है, जिसमें C2H5 अभिक्रियाशील समूह होता है, OH क्रियाशील समूह होता है। तो इसका आंसर OH हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि साइक्लोएल्केन का समान सूत्र क्या होता है। तो साइक्लोएल्केन का समान सूत्र CnH2n होता है। यदि एक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र CH2O2 है तो इसका अनुसूत्र क्या होगा। तो अनुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र में यदि हम n से गुना करते हैं तो वही मूलानुपाती सूत्र है। n होता है इसमें पूर्ण संख्या होता है। यदि n बराबर 1 लीजिएगा तो वही आ जाएगा जो इसका दिया हुआ है। यदि 2 लेंगे तो C2H4O4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन से आप लोग देख सकते हैं। फिर Cl2O7 में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा था। तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या यदि आप x मान लेते हैं तो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे 2x हो गया। और यदि यहाँ पे फिर हम ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 होता है और 7, तो इसको 0 करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे जो आया है तो ये x बराबर 7 आ गया है। तो x बराबर जो +7 है यही क्लोरीन का जो है ऑक्सीकरण संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है लाइम चूना का सुपर फॉस्फेट है। लाइम जिसको हम लोग चूना बोलते हैं, तो ये सुपर फॉस्फेट है किसका, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट। कैल्शियम डाइहाइड्रोजन सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट का मिश्रण जो होता है लाइम चूना का सुपर फॉस्फेट होता है। समान समजातीय श्रेणी संबंधित नहीं है। तो ये आप लोग को ऑप्शन से देखना होगा। ऐसे समजातीय श्रेणी के बारे में यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि समजातीय श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत यौगिकों के अनुसूत्रों के बीच में CH2 का अंतर होगा और समजातीय श्रेणी के सभी यौगिक जो होंगे एक ही समान सूत्र के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो जो आप लोग दिखा होगा जो उसमें CH2 का अंतर नहीं होगा वो समजातीय श्रेणी नहीं होगा। वायु और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3 इसका उत्पाद है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये एकक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाता है यदि हम क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो सनलाइट में, और ये क्लोरोफॉर्म बनाता है और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एक्चुअल में वहाँ पे ऑप्शन क्या था पता नहीं, लेकिन इसका यही रिएक्शन है, ये प्रतिस्थापन। एकक क्लोरीन, यहाँ सब पे हाइड्रोजन रहता है और एक क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर ये एकक क्लोरीन को प्रतिस्थापित करते जाता है, इसलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्षारीय माध्यम में KMnO4 और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का इसमें परिवर्तन करता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऐसे ये क्या करता है, ये इसको कलरलेस कर देता है जहाँ तक हमें मालूम है। कार्बनिक यौगिक का नाम रखते हुए क्रियात्मक समूह की वैधता, तो ये आप लोग ऑप्शन से ही पता चलेगा। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये पता नहीं चल रहा है कि क्या लिख करके लाया है यहाँ पर। तनु H2SO4 को Fe+S में मिलाया गया तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, नहीं पता क्या क्वेश्चन है ये। रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग को पता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और क्या ऑप्शन में था, मेरा ऑप्शन से देखने से ही पता चलता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और ये भी ऑप्शन से ही पता चलता है कार्बन से उपचयन नहीं होता। तो ये क्या ऑप्शन में है वहाँ पर उसी से पता चलता है। ये भी क्या क्वेश्चन है नहीं पता चल रहा है कि जल में कांच का विलयन, ये क्या पूछा है, बस इतना ही लिखा हुआ था कि जल में कांच का विलयन। तो आप लोग क्वेश्चन को देखे होंगे, जहाँ तक हमें अनुमान लगा क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल बोलें तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड है। क्वेश्चन आसान नहीं है, इसमें क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड लेवल है। क्वेश्चन का जो भी हम लेवल देख रहे हैं, जो हम सॉल्यूशन किए, सब 11th-12th से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला है इसमें। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। यदि आप 10th लेवल के एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 10th लेवल तक ही क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इसमें 10th लेवल के भी बच्चे भी बैठते हैं।
क्वेश्चन का लेवल बहुत स्टैंडर्ड था। क्वेश्चन के लेवल में आसान क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। मैथ में जैसा एग्ज़ाम दे कर के आया, बताया मैथ का क्वेश्चन ऑन एवरेज ठीक था, बनाने लायक था मैथ का। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का यदि क्वेश्चन देखा जाए, जैसा मैंने देखा, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा कर दिया है कॉम्प्लिकेटेड, केमिस्ट्री का 10th स्टैंडर्ड तक है, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन का लेवल अच्छा बनाया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो बच्चा जिसका 50 से 60 के बीच में यदि जिसका सही हो जा रहा है, तो उसका अच्छा रैंक आ जाने का उम्मीद है ना। और बाकी तो देखा जाएगा कितने बच्चे बैठे हैं, कैसे कैसे लोग बैठे हैं, है ना, तो इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन मेरे क्वेश्चन देखने के अनुसार यही पता चल रहा है कि जिसका 50 से 60 तक आ जाएगा, उसका अच्छा कॉलेज, अच्छा रैंक आ जाएगा और उसका एडमिशन भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, और लड़की लोग का और कम भी जाएगा, क्योंकि उससे 35% आरक्षण भी है इसमें। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का सिलेक्शन हो, उम्मीद करते हैं आप लोग डिप्लोमा करें, अच्छी बात है, और एक भावी इंजीनियर बने। थैंक यू, धन्यवाद।